देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मुगल काल। यहाँ से आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नए हैं, अभी एक आध दिन ऐसे हैं, कोई अगर आया हो, शुरू हुआ हो, तो वो यहाँ से भी शुरू कर सकता है। मुगल काल से पुराना जितना निकल गया भूल चूक माफ, अब यहाँ से शुरुआत है। ठीक है, मुगल काल से। तो मुगल काल के बारे में आप पहले समझो ये कि ये तो आपको पता ही है कि मुगलों का संस्थापक जो भारत में रहा है वो रहा है बाबर। ठीक है, बाबर ने आक्रमण किया, वो कैसे कैसे वो सब बातें करेंगे हम लोग। तो जो संस्थापक था वो था बाबर। इसलिए बाबर के बारे में, बाबर भाई आया कहाँ से, तो बाबर के बारे में ये ध्यान रखिएगा। आया तो खैर बाबर का जो आक्रमण हुआ था वो उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र से हुआ था, लेकिन बाबर जो पिता और माता की साइड से जुड़ा हुआ था, ये पिता की साइड से जुड़ा हुआ था चगताई वंश से। चगताई मतलब मैं ये कह सकता हूं तैमूर के वंश से। ठीक है, तैमूर का नाम तो सुना होगा आपने। कब हुआ था भारत पर आक्रमण? 1398 में। और उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश। और बाबर माता की तरफ से जो जुड़ा हुआ था वो जुड़ा हुआ था चंगेज खां के वंश से। चंगेज खां, इसका भी नाम सुना है आपने, चंगेज का वंश। ठीक है, ये बाबर के पिता का नाम जो था क्या था? उमर शेख मिर्जा। जो पिता थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम था कुतलुक निगार। ठीक है, कुतलुक निगार। तो ये कुतलुक निगार थी, ऐसा माना जाता है कि ये जुड़ी हुई थी चंगेज खां के वंश से, और उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर के वंश से जुड़े हुए थे। यानी तैमूर रहा, फिर तैमूर के बाद में उसका पुत्र शाहरुख गद्दी पर बैठा, तो वहां से ही ये जुड़े हुए थे। मेनली तैमूर का जो वंश था ना वो था चगताई वंश। ये ध्यान रखिएगा, इनका जो वंश था वो था चगताई वंश। जैसे आप कह रहे हैं ना तैमूर का वंश, तो तैमूर के वंश का नाम था चगताई वंश। और चंगेज खां का जो वंश था वो आप जानते हैं, वो था मंगोल। ये था मंगोल। तो अब बात करते हैं कि बाबर किस वंश का है। पिता की साइड से चगताई वंश का है, माता की साइड से मंगोल है। लेकिन ध्यान रखना, बाबर को गर्व जो था वो ज्यादा चंगेज खां पर था, यानी अपने माता के वंश पर ज्यादा गर्व था। इसलिए आप देखेंगे कि बाबर ने जो भी उपाधियां धारण करी हैं, जो कुछ भी किया है, वो ज्यादातर मंगोलों से जुड़ा हुआ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इनकी प्रसिद्धि ज्यादा मानता था मंगोलों की। उसे अपना इनसे जुड़ा हुआ बताने में ज्यादा फक्र महसूस होता था। तो सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि इस मंगोल शब्द से ही कहीं ना कहीं जो है वो निकल करके आया है मुगल। यानी मुगल जो निकला है ना वो यहीं से निकला है। दोनों एक ही धातु से निकले हुए हैं और उसका नाम है मोंग। मोंग का मतलब होता है आपका बहादुर। बहादुर यानी कहीं ना कहीं अगर हम मंगोलों की बात कर रहे हैं या मुगलों की बात कर रहे हैं तो ये एक ही मोंग नाम के शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है बहादुर। तो आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि भारत में जो मुगलों ने अपनी सत्ता शुरू करी है तो ये कहीं ना कहीं किससे प्रेरित थे? चंगेज खां से और तैमूर से। दोनों से जुड़ा हुआ है ना बाबर। तो अब कैसे क्या हुआ वो थोड़ी बात मैं आगे कर लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि बाबर पिता की तरफ से किससे जुड़ा हुआ था, तो किससे जुड़ा हुआ था? तैमूर से। माता की साइड से किससे जुड़ा हुआ था? किससे जुड़ा हुआ था? चंगेज खां से, यानी मंगोलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, माता की तरफ से ये जो वंशज था ये 14वां वंशज था, और पिता की साइड से जो ये वंशज था वो 5वां वंशज था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यानी चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी और तैमूर की 5वीं पीढ़ी। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि चंगेज खां तो बहुत पहले रहा है ना, तो चंगेज खां की आप 14वीं पीढ़ी लगा लीजिए और तैमूर की 5वीं पीढ़ी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि बाबर जो था वो माता की तरफ से चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। पिता की तरफ से कौन सा वंशज था? 5वां वंशज था। ठीक है,
अब स्थिति समझते हैं, जब मुगलों की सत्ता भारत में जमी तो उस समय क्या क्या स्थिति थी उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां तो ये हो गया भारत, और ये मैं बात कर रहा हूं 15वीं शताब्दी की। ये बात है 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी का मतलब आप समझ गए होंगे, सन 1400 के बाद की स्थिति के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको पता है यहां क्या है, ये है पाकिस्तान, जो कि उस समय भारत का ही पार्ट था। इसके इधर जो था ये क्षेत्र था अफगानिस्तान, यानी काबुल। ये वाला क्षेत्र जो था ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, और यहां पर ये था काबुल आपका। इससे आप आगे जाओगे तो यहां पर ये है ईरान, ये है ईरान, ये ईरान है। और ईरान के आप ऊपर देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा राज्य था उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में, जिसका नाम था फरगना। मतलब कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, एक नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, यहां एक राज्य हो गया, यहां एक राज्य बन गया, तो इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे राज्य थे, यहां बन गए थे। अच्छा, बने कैसे थे? बने ये थे कि देखो, ये पूरा क्षेत्र कभी एक समय पर अधीन में था, किसके? तैमूर के। एक क्षेत्र था जब ये पूरे का पूरा किसके अधीन था? तैमूर के। लेकिन हुआ क्या कि 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई, और जब तैमूर की मृत्यु हुई तो उसके बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा। और शाहरुख मिर्जा गद्दी पर बैठा तो उस समय क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये जो पूरा क्षेत्र था, पहले तैमूर के अधीन था, यानी चगताई वंश का राज था, धीरे धीरे ये सब क्षेत्र जो है वो आपके स्वतंत्र होने शुरू हो गए। ये एक राज्य बन गया, ये एक राज्य बन गया, ये एक राज्य बन गया, तो ऐसे कई सारे राज्य बन गए। यानी मैं ये कह सकता हूं पूरा तैमूरी राज्य जो था वो आपका छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक उज्बेक राज्य बन गया, ऐसे ही एक सफवी राज्य बन गया, सफवी राज्य बन गया, ऐसे ही फरगना का राज्य बन गया। तो ऐसे करके छोटे छोटे राज्य बन गए। और ऐसा ही एक क्षेत्र था, नाम था फरगना। ये एक छोटा सा सूबा था, और यहां के जो शासक कह दो या सूबेदार कह दो, वो थे आपके उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और इनका विवाह हुआ था कुतुब निगार के साथ, और इन्हीं के यहां पर जन्म हुआ था 1483 में बाबर का। बाबर। तो बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपका फरगना में। फरगना, ध्यान रखिएगा, फरगना में जन्म हुआ था 1483 में। कोई बात नहीं, बाबर गद्दी पर बैठ गया। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई, और दुर्घटना यह हुई कि 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। यानी जो उमर शेख मिर्जा थे, इसके फादर बाबर के, 1494 में इनकी मृत्यु हो गई। जब 1494 में इनकी मृत्यु हुई तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? तो सिंपल सी बात है, गद्दी पर बैठेगा बाबर। तो 1494 में बाबर गद्दी पर बैठा। आप सोचिए मात्र कितने वर्ष की आयु होगी इसकी? 11 वर्ष का बच्चा होगा, और वो गद्दी पर बैठा होगा। लेकिन आप सोचिए, इतना छोटे बच्चे को गद्दी पर बैठाने से पहले उसके जो चाचा होंगे, यानी उमर शेख मिर्जा का छोटा भाई, उसे खुशी नहीं होगी, वो सोचेगा मैं गद्दी पर बैठ जाऊं। तो दुनिया भर के जो रिश्तेदार थे, सौतेला भाई, मामा, चाचा, ये जितने भी थे, अहमद मिर्जा वगैरह, ये सब खिलाफ थे इसके। खैर, बाबर निपुण था चीज़ों में, भले ही छोटा था आयु का, लेकिन वैसे परिपक्व था मानसिक रूप से। तो इसने कर करा करके सब लोगों को अपने अधीन कर लिया। अधीन का मतलब है कैसे ना कैसे करके कूटनीति के माध्यम से सबको मैनेज कर लिया, और सभी लोगों ने बाबर को यहां का शासक स्वीकार कर लिया। और अब फरगना की गद्दी किसके पास आ गई? बाबर के पास आ गई। अब इसी फरगना राज्य से कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था समरकंद।
समरकंद। अब समरकंद क्यों फेमस था? समरकंद तैमूर की राजधानी थी, यानी तैमूर ने जो अपनी राजधानी बना रखी थी वो समरकंद को बना रखी थी। और ये समरकंद वाला क्षेत्र ये फरगना राज्य और उज्बेक राज्य इनके बीच में पड़ता था, और उज्बेक राज्य और फरगना के बीच टकराव की स्थिति रहती थी। तो समरकंद किनके अधीन था? उज्बेकियों के पास था। तो अब जब बाबर गद्दी पर बैठ गया तो बहुत जल्दी उसके मन में यह इच्छा हुई कि क्यों ना जो राजधानी तैमूर की थी मैं उसे प्राप्त कर लूं। और इसके लिए इसने क्या करा? 1496 में अपना अभियान करा। फाइनली इसे जीतने के लिए समरकंद को, पहला अभियान इसका विफल रहा, लेकिन दूसरे अभियान में इसने समरकंद को जीत लिया। कहने का मतलब यह हुआ, बहुत छोटी सी आयु में 1496-97 में इसने किस पर अधिकार कर लिया? समरकंद पर अधिकार कर लिया। समरकंद भी इसके पास आ गया। अब थोड़ी सी इसके सामने मुश्किलें शुरू हुई। मुश्किलें शुरू एक तो ये हुई कि ये वाला जो क्षेत्र है उज्बेकियों का, यहां का जो मेन हेड है वो है सैवानी खां। यहां पर जो बैठा हुआ था वो था सैवानी खां। और इसने क्या किया है? इसने फरगना के अधीन ही ले लिया किसको? इसको, समरकंद को। अब देखो दो राजधानियां बन गई, एक बन गई फरगना और एक बन गई समरकंद। दोनों पर अधिकार हो गया 1496-97 तक। फरगना भी हाथ में आ गया, समरकंद भी हाथ में आ गया। इसको ज्यादा पसंद जो था वो समरकंद था, तो ये अपना समय जो है वो समरकंद में गुजारता था। ये समरकंद पहुंच गया, लेकिन जितने भी फरगना के विरोधी थे, इसके मामा चाचा, वो सब दोबारा से खड़े हो गए, सोतेला भाई वगैरह। और फाइनली उन्होंने क्या करा? उन्होंने फरगना पर बाबर के दावे को खत्म कर दिया। बोले ये हमारा है, वो समरकंद पहुंच गया, अब यहां हम संभालेंगे। और सब कुछ अपने अधीन ले लिया। अभी 100 दिन भी मात्र पूरे नहीं हुए थे गद्दी पर बैठे हुए ढंग से। अब तो राज करने का समय आया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? इसके रिश्तेदारों ने गद्दी यहां की संभाल ली। अब इसे बाबर को पता चला, गुस्सा आया इसे। ये यहां से वापस चला सेना को लेकर के जीतने के लिए। इधर से सैवानी खां आया, उसने अधिकार कर लिया। और फरगना भी हाथ से निकल गया और समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। दोनों ही चीजें उसके हाथ से निकल गई। फिर क्या करे? कोशिश करी लड़ने की सैवानी खां से, लेकिन नहीं जीत पाया। यहां कोशिश करी, नहीं जीत पाया। फाइनली इस क्षेत्र से निकल करके ये फिर आकर के बैठ गया यहां पर काबुल में। काबुल में क्या था? काबुल में अस्थिरता का माहौल था। कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था। लड़ाई चल रही थी काबुल की गद्दी को लेकर के। तो इसने अपने कुछ सैनिक, पहले तो भटकता रहा पहाड़ी क्षेत्रों में, और फिर 1504 में इसने अधिकार कर लिया। कहां पर? काबुल में। भले ही फरगना नहीं मिला, समरकंद नहीं मिला, लेकिन पास में क्या आ गया? काबुल। काबुल में बैठ गया। अब जिस समय 1504 में यहां पर आकर के बैठा है, उस समय यहां की स्थिति को समझिए। क्या है यहां की स्थिति? आप कहेंगे यहां पर मुगल कह रहा हूं, सॉरी, लोधी वंश है। यहां पर दिल्ली में कौन है? लोधी। लोधी बैठे हुए हैं यहां। और इस समय, जिस समय बाबर काबुल में है, इस समय भारत में कुछ और भी राज्य हैं, जिसमें दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। एक और राज्य है जिसका नाम है बहमनी राज्य, बहमनी साम्राज्य। ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इसके अलावा यहां पर है मेवाड़ राज्य, मेवाड़। नीचे मालवा एक राज्य है, मालवा। यहां पर बंगाल, ये एक राज्य है। यानी इस समय भारत में कई सारे राज्य मौजूद थे, और एक मेन है आपका दिल्ली। ये हो गया दिल्ली वाला क्षेत्र। तो यहां दिल्ली वाला क्षेत्र, यहां पे लोधी वंश है, यहां बंगाल राज्य है, यहां मालवा क्षेत्र है, वहां मेवाड़ है, नीचे विजयनगर साम्राज्य है, और एक बहमनी साम्राज्य है। यह है बहमनी साम्राज्य। अब
यहां पर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे, वो थोड़ी चीजें मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर क्या था, ये 1504 में आके काबुल में बैठ गया। 1504 से लेकर के 1519 तक ये काबुल में बैठा रहा और निरंतर प्रयास करता रहा फरगना और समरकंद को जीतने का। लेकिन अब होता क्या है, यहां से कुछ संदेश बाबर के पास पहुंचने शुरू होते हैं, और वो संदेश कुछ ये हैं कि बाबर फरगना और समरकंद को छोड़े, उससे बेहतर विकल्प उसके पास दिल्ली है, वो दिल्ली पर आक्रमण कर दे। और ये संदेश देने वाले लोग कौन कौन थे? एक तो पंजाब का इस समय एक सूबेदार था, ठीक है, वो एक पंजाब का इस समय एक सूबेदार था, वो यहां पर बैठा हुआ था। उसने भी कोशिश करी कि जो ये है आपका बाबर, ये आक्रमण कर दे दिल्ली पे। और ये भी पता चलता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांघा ने भी अपना दूत एक भिजवाया था बाबर के पास कि वो आक्रमण कर दे, कहां पर? दिल्ली पर। तो बाबर ने फिर योजना बनाई कि ठीक है आक्रमण करते हैं। और बाबर ने पहला आक्रमण जो किया वो किया 1519 में। ये 1519 में आक्रमण उसने कहां पर किया? यहां पर यहां पर एक जाति थी यूसुफजई जाति, यूसुफजई जाति थी। उनका अधिकार था बाजोर और भीड़ा के किले पर, यानी 2 किले थे, वाजोर और भीड़ा, और ये यूसुफजई जाति के अधीन आता था। अगर बाबर को यहां से आगे बढ़ना है तो पहले इस क्षेत्र को जीतना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगले क्षेत्र को जीतना पड़ेगा और फिर पहुंचना पड़ेगा दिल्ली। तो पहला आक्रमण जो इसने किया 1519 में, वो यूसुफजई जाति के खिलाफ किया, यूसुफजई जाति के खिलाफ। और फाइनली 2 किले थे बड़े फेमस, एक बाजोर व भीड़ा, इन पर अधिकार कर लिया, बाजोर और भीड़ा के किले पर। और ये पहली चोट थी, क्योंकि ये लोग क्या थे, ये लोधी सत्ता, मतलब ये लोधी सत्ता की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, ये लोधी को अपना जो है वो मेन वो मानते थे। अब उधर से बाबर ने आके इन्हें अपने अधीन कर लिया। उसके बाद 1519 से लेकर के कंटिन्यू उसने 5 आक्रमण किए, और 5वां आक्रमण था उसका 1526 का आक्रमण, जिसे पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यानी 5वें आक्रमण में कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई, यहां से बाबर की सेना आती है। अच्छा, एक चीज अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाबर ने तोप गोलों का प्रयोग सबसे पहले किस लड़ाई में किया था, तोपों का प्रयोग, बारूद का प्रयोग अगर ये पूछे किस में किया था, तो किस में किया था? 1519 की जो लड़ाई है सबसे पहले इसमें किया है। सबसे पहले अगर पूछे बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग कौन सी लड़ाई में किया था, तो 1519 की इस लड़ाई में किया था। फाइनली अब क्या करता है ये, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। जिस समय पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई उस समय लोधी वंश का जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, एक बात मैंने इब्राहिम लोधी के समय आपको पढ़ाई थी कि इब्राहिम लोधी वो शासक था जिसने ग्वालियर को जीता था, और इस समय ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत। तो जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, इसमें केवल इब्राहिम लोधी नहीं लड़ा था, ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी लड़ा था। और मैं आपको बताऊं, पानीपत की 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोधी भी मारा गया, और इब्राहिम लोधी के साथ साथ विक्रमजीत भी मारा गया था। बाबर ने जीत लिया और जम करके लूटमार करनी शुरू करी। अब देखो क्या क्या इसके अधीन आ गया। यहां से ये क्षेत्र इसके अधीन था, ये इसने जीत लिया, और ये इसने जीत लिया, और इसने दिल्ली को जीत लिया। ये पूरा क्षेत्र इसके अधीन आ चुका है, ये पूरा क्षेत्र इसके अधीन आ गया है। ये बन गया बाबर का साम्राज्य। और बाबर की राजधानी कौन सी है? ये है काबुल। 5 आक्रमणों में पूरा क्षेत्र इसने ये जीत लिया। फाइनली कहा जाता है कि पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद में इसने काबुल में लोगों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे। जो इसके यहाँ की प्रजा थी उसको चांदी के सिक्के बंटवाए थे, और वो सब चांदी इसने लूटी जो थी वो दिल्ली से लूटी थी। तो वहाँ से माल लूट के और वहाँ लोगों को बंटवाया काबुल में, जिसके कारण से कुछ लोगों ने इसे कलंदर कहा। ये तो कलंदर है, जीतता है और लोगों में बांट देता है। तो कलंदर जो कहा गया वो भी किसे कहा गया? बाबर को। अब क्या करता है ये,
अब देखो, जिन लोगों ने आमंत्रित किया था उनको क्या लगता था? उनको तो ये लगता था ना कि यार ये यहां से वापस चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर मेवाड़ क्षेत्र को क्या लगता था कि वापस चला जाएगा। मालवा में मेदिनी राय बैठा हुआ था, इनको क्या लगता था कि वापस चला जाएगा। अच्छा, बंगाल का क्या सीन था? जब इसने इब्राहिम लोदी को मारा, लोदियों को मारा, लोदियों का दमन शुरू करा, तो जो लोदी लोग थे वो यहां से निकल करके भाग के यहां आ गए। जितने लोदी थे उन्होंने शरण कहां ले ली? बंगाल में ले ली। अब देखो, जो भी इब्राहिम लोदी के उत्तराधिकारी होंगे वो तो ये चाहेंगे ना कि ये सत्ता हमें ही मिले, क्योंकि उत्तराधिकारी हम ही हैं। अगर बाबर आक्रमण ना करता तो इब्राहिम लोदी के बाद उसका कोई पुत्र, कोई भतीजा, कोई ना कोई गद्दी पर बैठता। तो जो भी उत्तराधिकारी थे वो चले गए यहां पर बाबर से बचने के लिए। अब बाबर के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती उसके सामने है, मेवाड़ के राजा नाम है राणा सांगा। ठीक है, पहली चुनौती ये है राणा सांगा। राणा सांगा कहां? मेवाड़। दूसरी चुनौती मालवा, यहां पर है मेदिनी राय। और तीसरा अफगान। अफगान मतलब समझ रहे हैं? लोदी कौन थे? अफगान थे ना। तो तीसरे हैं अफगान लोग, महमूद लोदी वगैरह। वो यहां पर योजना बना रहा है कि कैसे बाबर को निपटाया जाए। तो बाबर ने फिर क्या करा? बाबर ने अब यहां से दिल्ली आया, दिल्ली बैठा, अपनी सेना को नियोजित किया और उसके बाद में उसने अपना अभियान जो है वो शुरू किया मेवाड़ के लिए। मेनली राणा सांगा के खिलाफ उसने लड़ाई छेड़ी। और यहां पर जो लड़ाई हुई वो हुई 1527 में, और इस लड़ाई का नाम था खानवा की लड़ाई, खानवा का युद्ध। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो खानवा की लड़ाई थी, कहते हैं कि उस लड़ाई के लिए जो सेना के लोग थे उनका मनोबल कम हो चुका था। रीजन ये था क्योंकि आपको शायद पता होगा, जब यहां पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था तब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1517-18 में, जिसका नाम था खतौली का युद्ध। नाम सुना है? खतौली का युद्ध। और उस खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना हार गई थी और राणा सांगा की सेना जीत गई थी। तो बाबर की सेना में एक डर था कि यार राणा सांगा की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को एक बार हरा चुकी है, शिकस्त दे चुकी है, पता नहीं कितनी खतरनाक सेना है। तो बाबर की सेना के जो लोग थे वो ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, वो छोड़ना चाहते थे कि ना लड़ें वो इस राजपूताना राज्य से। लेकिन कहते हैं बाबर ने इस लड़ाई से पहले एक नारा दिया, और वो जिहाद का नारा था। उसने जिहाद की बात करी, अपने धर्म के विस्तार की बात करी। तो लोगों में उसने इस्लाम के प्रसार की भावना से जो है वो उनकी धमनियों में खून को जो है ना वो तेज कर दिया। उनमें वही आ गया, अल्लाहू अकबर, देखा जाएगा अब जो होना है। ठीक है, और लड़ाई लड़ी और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और इस खानवा की लड़ाई में बाबर की सेना जीत गई। और इसी के बाद जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी पता है कौन होता है? जो इस्लाम के प्रसार की भावना से काम करता है उसे कहते हैं गाजी। गाजी योद्धा नाम आपने सुना होगा, गाजी योद्धा। ये गाजी योद्धा है, यानी ये लड़ाई किसके लिए करता है? धर्म के लिए करता है। ये धर्म के प्रसार की भावना से लड़ाई करता है। इसने गाजी की उपाधि धारण करी किसके बाद? इस खानवा की लड़ाई के बाद। खानवा की लड़ाई के बारे में मैंने बता दिया। इस लड़ाई की खास बात एक है, नंबर 1 कि इसने जिहाद का प्रयोग किया है, और लड़ाई लड़ने के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण करी। अब अगला है मेदिनी राय। अगले साल इसका नंबर लगाया 1528 में, और लड़ाई लड़ी चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो गया। और फाइनली अब देखिए बाबर का कोई शत्रु नहीं रहा। ये यहां से ये खत्म हो गए, यहां से ये खत्म हो गए। अब एक ही शत्रु है और वो है ये अफगान लोग। यहां से बाबर की सेना निकली 1529 में अफगानों का दमन करने के लिए। और शायद आपको पता होगा एक नदी आती है निकल करके, नाम है घाघरा नदी। घाघरा सुना है? शारदा घाघरा। तो एक घाघरा नदी आती है,
वहां पर उधर से अफगान लोग आए, इधर से बाबर की सेना आई, सेना लड़ी, सैनिक लड़ रहे थे, आधे पानी में लड़ रहे थे, आधे स्थल भाग पे लड़ रहे थे। और इतिहास में इस लड़ाई को कहा जाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। इस युद्ध की खास बात यह है, यह इतिहास का पहला ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। जल और थल दोनों पर, क्योंकि सैनिक नदियों में भी लड़ रहे थे और सैनिक स्थलीय भाग में भी लड़ रहे थे। और फाइनली हुआ ये कि 1529 में इस लड़ाई में, यानी ये लड़ाई था घाघरा का युद्ध, इस लड़ाई में बाबर जीत गया। और इस तरीके से आप समझिए बाबर ने कहीं ना कहीं ये पूरा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया, ये पूरा क्षेत्र उसके अधीन हो गया। तो बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी? बहुत सारी लड़ी, लेकिन मेन 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 में खानवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई, 1529 में घाघरा की लड़ाई, ये लड़ाई उसने लड़ी। और 1529 में कहा यह जाता है कि अपना साम्राज्य उसने काफी बड़ा बना लिया। अब वो चाहता था कि इस साम्राज्य को बांटे सही से, जहां जहां जो बैठाना है उसको बैठाए और राज करे। लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पीछे जो कारण समझ में आते हैं वो कुछ दो कारण मिलते हैं। एक कारण जो बताया है वो बताया है बाबर की पुत्री ने, जिसका नाम था, बाबर की पुत्री का नाम था गुलवदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। यानी बाबर का एक पुत्र हुआ हुमायूं और उसकी एक बहन थी, नाम था गुलवदन बेगम। तो गुलवदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी है, नाम है हुमायूं नामा। ये ध्यान रखना, ये जो नामा है ना, शासकों के नाम नामा लिखेगा, जैसे बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, जहांगीर नामा। तो इसमें कुछ शासक तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने खुद से लिखे हैं। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, बाबर नामा के नाम से उसने खुद लिखी है। हुमायूं जो था इसके बाद गद्दी पर बैठा, उसने खुद नहीं लिखी, वो उसकी बहन ने लिखी है, नाम है हुमायूं नामा। क्वेश्चन अगर पूछे हुमायूं नामा किसने लिखी, तो वो उसकी बहन ने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। हाँ, क्या थी? बाबर की पुत्री, हाँ, गुलबदन बेगम। जब बाबर है तो बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं था, अस्करी था, हिंदाल था, कामरान था। एक पुत्री गुलबदन बेगम। शासक हुमायूं बना तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी, नाम हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम क्या लिखती है, वो ये कहती है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई तो इब्राहिम लोदी मारा गया, वो बीच मैदान में ही लेट गया। तो उसके बाद में जो उसकी फैमिली वाले थे, यानी इब्राहिम लोदी की माँ, बीवी, सब जितनी भी थी, वो सब आकर के रोने लगी। और बाबर जो है वो उदार था, उसे देख के रहा नहीं गया और वो सबको उठा करके और महल में ले गया। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ हुआ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो कहते हैं कि उनने जो है वो उन्हें आश्रय दिया रहने के लिए। और वहीं पर जो इब्राहिम लोदी की माँ थी, वो शत्रुता का भाव तो रखेगी ना, क्योंकि बाबर ने मारा है इब्राहिम लोदी को। तो कहते हैं कि वो उसने विश्वास तो जीत लिया सबका कि उसके मन में कोई शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन वो बाबर को थोड़ा थोड़ा जहर देती रही। ठीक है, उसने बाबर को जहर दिया और विश्वास में बाबर ने ध्यान भी नहीं दिया और 1530 में उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाबर जो है वो मर गया। तो मरने का कारण जो बताया है वो ये बताया है कि इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। दूसरा कारण कुछ और इतिहासकार बताते हैं, वो ये कहते हैं कि 4 पुत्र थे, हुमायूं था, अस्करी था, हिंदाल था और कामरान था। इसमें हुमायूं से बहुत प्रेम करता था बाबर। हुआ क्या, कहते हैं कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और ऐसे में बाबर वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो कहते हैं कि 1-2 दरगाह पर बाबर गया और उन दरगाहों पर पहुंच करके बाबर ने ये मन्नत मांगी कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य सही हो जाए, भले ही मेरा बिगड़ जाए, यानी उसको जीवन मिल जाए, भले ही मेरी जान चली जाए। और कहते हैं ऐसी कुछ मन्नतों के बाद में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबर की तबीयत बिगड़ने लगी,
हुमायूं की तबीयत सुधरने लगी और फाइनली 1530 में बाबर की तबीयत बिगड़ी और वो मर गया। अब क्या सही है क्या नहीं हमें नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ ये दो तरीके के उल्लेख मिल रहे हैं हमें कि बाबर कैसे मरा है। इसके बाद बाबर के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो बना हुमायूं, जो कि ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं एक ऐसा शासक है जिसे सत्ता मिली, लेकिन मिलने के बावजूद भी उसने अपने भाइयों का ख्याल रखा। उसने अपने बाकी के तीनों भाइयों को अलग अलग जगह पर बैठाया, ऐसे नहीं कि हाँ चलो तुम तीनों हो अब निकलो, नहीं। उसने कामरान है तो उसे काबुल कंधार वाला क्षेत्र दे दिया, अस्करी है तो उसे संभल वाला क्षेत्र दे दिया, हिंदाल था उसे अलवर वाला क्षेत्र दे दिया। सबको उसने वो क्षेत्र दे दिए और वहां पर बैठाया और स्वयं गद्दी पर बैठा। अब जो आगे शुरू करना है वो शुरू करना है हुमायूं। लेकिन हुमायूं को शुरू करने से पहले जितना मैंने पढ़ा दिया है उसे एक बार तुम निपटा लो, उसे एक बार पढ़ लो आप लोग ना नोट्स से।